टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद अनीता। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और इसके साथ ही देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी। तो दोनों टेंस में हम बराबर इनको देखेंगे एक साथ ही, और एक साथ ही आज हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे और रूल भी देखेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जैसे अभी और हमने टेंस किए थे पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो उन दोनों टेंस की तरह ही जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो भी स्टार्ट होती है रहे से, यानी कि वाक्य के लास्ट में जहाँ हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो उसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन थी रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट है तो इसलिए है आता है लास्ट में। जो पास्ट था वो हमारा भूतकाल, बीता हुआ समय शो करता है, इसलिए उसमें रहा था। और अब जो टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि जो भविष्य के बारे में है उसके बारे में बताया जाता है इसमें। तो आइडेंटिफिकेशन जो इसकी है उसमें क्या होता है, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, क्योंकि ये सारा फ्यूचर टेंस है जो वो ख़त्म किस वर्ड से होता है, गा, गे, गी से, और कंटिन्यूस है इसलिए हमने इसमें यूज़ किया रहा। सेम ऐसे आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें जैसे परफेक्ट टेंस हम पास्ट में, फ्यूचर में किया है, प्रेजेंट में, पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया और अब फ्यूचर में। तो इनमें परफेक्ट जब होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चुका। प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो चुका है, चुके, चुका है, चुके हैं। और जब हम पास्ट परफेक्ट किया था तो उसमें था आ गया था, क्योंकि पास्ट भूतकाल शो करता है, तो उसमें आया था चुका था। अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें हमने क्या यूज़ करना है, चुका हूँगा। इसमें पहचान होगी, जब भी कोई लाइन ख़त्म होगी, जो वाक्य है लास्ट में ख़त्म होगा किस वर्ड से, चुका हूँगा, चुके होंगे या लिया होगा। जैसे हम खाना खा चुके होंगे, वह काम समाप्त कर चुकी होगी, तो ये सब क्या शो करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें कभी कभी कैसे आता है कि जैसे इसमें लाइन के साथ में ही, लाइन में ही पूरा एक सेंटेंस आ जाता है कि वह मेरे आने से पहले खाना खा चुकी होगी, तो पहले के लिए हमने बिफोर यूज़ करना है, और 10 बजे तक वह जा चुकी होगी तो वहाँ तक के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। ये आगे इसके रूल में शो होगा। तो पहले हम चलते हैं अपना फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें रूल क्या है, इसमें रूल सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, साथ में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो विल और या शैल। विल और शैल के साथ में यूज़ किया जाता है बी, और कंटिन्यूस है इसलिए इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और साथ में लगाएंगे आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल में इसमें देखेंगे, जैसे सिंपल टेंस की एग्जाम्पल में आएगा गायें घास, गायें घास चर रही होगी, चर रही होगी। गायें काऊ, तो यहाँ काऊ और काऊ के साथ क्या लगाएंगे, विल। काऊ विल बी ग्रेजिंग, घास को चरना हम कहते हैं ग्रेजिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। काऊ विल बी ग्रेजिंग ग्रास, फुल स्टॉप। इसी तरह ही जो भी सेंटेंस शेल से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आई से स्टार्ट होगा, उसमें हम शेल का यूज़ करेंगे। और नेगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के साथ आएगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी, और या फिर इसके साथ आएगी हमारे साथ विल नॉट बी, शैल नॉट बी, प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जो विल और बी लगाना है यहाँ पर तो हमने एक साथ लगा देना है। सिंपल टेंस में आएगा एक साथ विल बी, शैल बी, पर जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस यूज़ होगा फिर उसमें विल और बी के बीच में हमने नोट लगाना है। विल बी नोट नहीं करना है, शैल बी नोट नहीं करना है, विल नोट बी, और हम लगाएंगे इसमें शैल नोट बी। दोनों में से एक वर्ड यूज़ होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ड, जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा।
अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो हम लगाएंगे शैल नॉट बी, अगर हमारे सब्जेक्ट में ही शी इट या कोई नाम होगा तो हम लगाएंगे विल नॉट बी। नेक्स्ट आगे स्टेप आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें और सेंटेंस की तरह ही हमने सब्जेक्ट से पहले विल या शैल को हमने बाहर कर देना है। सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे विल या शैल। अगर सब्जेक्ट हमारा आई शो करता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट कोई नाम या टीचर स्टूडेंट्स पेरेंट्स यूज़ करता है तो उसके लिए हम विल यूज़ करेंगे। और बाकी आगे वैसा ही सेम लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। राधा हिमाचल नहीं जा रही होगी, नहीं जा रही होगी। राधा हमारा सब्जेक्ट है। राधा किसी पर्सन का नाम है, नाउन है, तो इसके लिए साथ में हम क्या लगाएंगे, विल। राधा नहीं जा रही नेगेटिव है तो नोट लगेगा पहले। राधा विल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, साथ में लगाएंगे आईएनजी। गोइंग टू हिमाचल, हिमाचल। लड़कियां गीत नहीं गा रही होगी, गर्ल्स will not be singing a song। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट से पहले ही हमने विल या शैल का यूज करना है। क्या अध्यापिका, क्या अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही होगी, रही होगी। अध्यापिका टीचर, टीचर है तो टीचर से पहले हमने क्या लगाना है, या तो विल या शैल। तो क्या आएगा, विल। विल टीचर, विल टीचर। अब टीचर सब्जेक्ट के बाद हमने नेक्स्ट यूज करना है बी। विल टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। विल टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट। क्या मैं गाना गा रही होंगी, तो अगर मैं आ गया यहाँ पर तो मैं से पहले हमने क्या लगा देना है, शैल। शैल आई, क्योंकि आई यूज़ किया है मैं के लिए तो उसके लिए हम शैल लगाएंगे। शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। जो भी सेंटेंस हम देखेंगे उसको हम ये देखेंगे उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने विल और शैल का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा था, अभी हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी, क्या है, चुका हूँगा, चुके होंगे, या कई बार आ जाता है लिया होगा। और इसमें हमने क्या लगाना है, रूल इसके हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, काम करने वाले को क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट। और इसमें लगेगा या तो विल या शैल। इसके साथ ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के कारण हमने इसमें हैव यूज़ किया है, और हैव जब लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने फ्यूचर कंटिन्यूस किया था तो फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए हमने उसके साथ आईएनजी का यूज़ किया। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस जब भी यूज़ करेंगे तो इसमें हमने कौन सी लगानी है, हैव जरूर लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ हैव लगेगा विल और शैल के साथ। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और जब इसका
हम इसका आगे नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमने विल शैल के साथ नॉट लगाना है ना, तो हैव से पहले लगाएंगे। यानी कि हम इस सेंटेंस को तैयार करते हुए बनाते हुए विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हमने कभी भी ऐसे नहीं करना कि विल हैव, विल और हैव के बाद नोट लगाना। विल हैव नोट और शैल हैव नोट नहीं लगाते, फिर वो सेंटेंस हमारा पूरा गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल इसके लिए देखेंगे, उसके माता पिता घर जा चुके होंगे। तो हर पेरेंट्स, उसके देयर पेरेंट्स या हर पेरेंट्स विल हैव गॉन टू होम। उसके माता पिता घर जा चुके होंगे, उसके माता पिता है तो उसके लिए हमने विल हैव का यूज़ किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो है, गो, वेंट, गोन। तो आपको ये सब रूल के साथ साथ वर्ब भी याद करनी है। अगर आपको वर्ब याद होगी उसके बाद ही आप इसकी यूज़ सही से कर पाओगे। तो विल हैव गॉन टू होम। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, जैसे मैंने बताया था ये सिंपल था। अब नेगेटिव में हमने क्या करना है, इसी में ही तुम कल इस काम को समाप्त नहीं कर चुके होंगे। तुम कल तक लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल में, तुम कल तक इस काम को समाप्त नहीं कर चुके होंगे। जब किसी भी सेंटेंस में इसमें तक आए तो उसके लिए बाय का यूज़ करेंगे। अगर बिफोर आ जाए तो उसके लिए पहले आ जाए तो उसके लिए बिफोर का यूज़ करेंगे। तुम कल तक इस काम को समाप्त नहीं कर चुके होंगे, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू। यू के साथ लगेगा विल, और नहीं वाला है तो इसके लिए लगाएंगे विल नॉट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके लिए लगाया फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। इस चीज़ को याद रखेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ही हमने विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो विल बाहर आएगा या शैल आएगा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हमने हैव का यूज़ करना है। हमने पहले से ऐसे नहीं करना, विल हैव और फिर सब्जेक्ट, वो गलत हो जाएगा। तो विल और शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हैव यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जो भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए भी नहीं कर लेते हैं। क्या उसके माता पिता घर जा चुके होंगे। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, विल हर पेरेंट्स, उसके बाद हैव घर जाना गो की थर्ड फॉर्म गोन, विल हैव गोन टू होम। मैं, अगर कोई मैं वाला आ जाए तो मैं तुम्हारे आने से पहले मेट्रो स्टेशन जा चुकी होंगी। ठीक है, तो मैं आया, आई के साथ लगेगा शैल। ये एक एग्जाम्पल इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि आई के साथ हमने शैल लगाना है। आई शैल जा चुकी होंगी, गोन टू, आई शैल हैव गोन टू मेट्रो स्टेशन बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। क्लियर?
तो इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव आता है तो उसमें भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज़ करते हैं। कई बार बच्चों को लगता होगा कि हम काफ़ी टाइम से ये टेंस किए जा रहे हैं, शायद कुछ बच्चों को बोरियत होगी, पर एक बात क्लियर करूँगी आप सबको कि टेंस हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक आधार है, एक बेस है। जैसे एक छोटा बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हम उसे इंग्लिश में आगे के लिए वर्ड मेकिंग साउंड सिखाने के लिए सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करवाते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट सीखने के बाद ही बच्चा वर्ड्स बनाना और सीखना शुरू करता है। उसी तरह अगर हमने अपनी ग्रामर में आगे बढ़ना है तो हमें टेंस का यूज़ सही से आना चाहिए। बड़ी क्लासेस में आजकल तो 4th 5th 6th में ही गैप फिलिंग और सेंटेंस मेकिंग आता है, तो वो बच्चे कैसे करेंगे। 10th 12th के बच्चों को भी हमेशा यही कंप्लेंट होती है गैप फिलिंग को देख के कि हमें तो ये कभी आता ही नहीं समझ। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये समझ नहीं आता, सिर्फ हम समझ नहीं पाते उसको। जब हमें ये सारी ग्रामर इसमें इसके सेंटेंसेस मेक सेंटेंस बनाने तभी आएंगे जब हमें रूल आ जाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट की क्या है, फ्यूचर की क्या है। क्योंकि जब भी आपको कोई भी लाइन दी हो, अगर आज भी अभी भी आप इसको सुनने के बाद अपनी बुक खोल के देखो, जो भी गैप फिलिंग हो आपके पास या एडिटिंग दी होती है तो उसको चेक करना, उसमें कोई ना कोई ऐसा आपको क्लू ज़रूर मिल जाता है जिससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है। कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म से पता चलता है, कई बार येस्टरडे, टुमारो या लास्ट नाइट से पता चलता है, पर हमें पता ज़रूर चलता है कि ये कौन सा टेंस है। जब हमें ये पता चलेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगाते हैं, तो फिर कभी ये मिस्टेक नहीं होती। जब भी हम ये पढ़ने बैठेंगे सबसे पहले आपको अच्छे से टेंसेस को अपने माइंड में बिल्कुल सेट करना है। आप सबको पता है जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम हमेशा एक चार्ट तैयार रखते थे, प्रिपेयर करते थे एक चार्ट टेंस का, और कभी भी बैठते थे पढ़ने तो सबसे पहले उसका एक रिवाइज कर लेते थे ताकि हमें कोई भी मिस्टेक हमारी ना हो। जिस समय आपको ये टेंस क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर की चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ेगी, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। बस टेंस आपके माइंड में सेट हैं तो उसके बाद फ्लो में आप कोई भी चीज़ को ईजिली ट्रांसलेट करते हैं। तो एक लास्ट टेंस रह गया है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।